आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे जो कि बहुत इजी कंसेप्ट पर बेस है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले के सभी वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। मैं इससे पहले 25-30 क्वेश्चन ऑलरेडी डाल चुका हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके बार बार रिपीट होते हैं और इसी के बेसिस पे आपके पेपर में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। जो समझ में नहीं आए मुझसे बार बार पूछिए, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए, आप भी यही चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल देन द एंगल ऑफ सेक्टर इज़। देखिए क्वेश्चन पहले आपको समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 1/3 है एरिया ऑफ सर्कल के, तो आपको दोनों का पहले एरिया पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर में सेक्टर क्या होता है सर्कल के अंदर। ठीक है, अगर हम हिंदी में इसको देखें तो क्या बताया हुआ है, क्या पूछ रहे हैं कि एक जो वृत्त का जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/3 है। तो आपको बताना है कि भाई वो जो कोण है, वो जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, θ/360 πr², और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं तो उसके लिए सिंपल तरीका होता है। देखो एरिया ऑफ सर्कल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 6th क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता होगा क्या होता है, πr²। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल θ/360 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर में एरिया होता क्या है। ठीक है, मानिए कि ये आपका सर्कल दिया है, एक ये सेंटर दिया है, तो ये अगर दो रेडियस के बीच का ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये जो कलर्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपका सेक्टर होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इसका ये जो एंगल है, आपको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने बोला क्या, कंडीशन इन्होंने दी है कि भाई जो एरिया ऑफ सेक्टर है दैट इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। तो θ/360 πr², ये किसके इक्वल होगा, 1/3 πr² के बराबर होगा। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए इधर पे पाई है, पाई से आप पाई कैंसिल कीजिए, आर से आर कैंसिल, r² से r² कैंसिल कीजिए, क्योंकि सेम सर्कल की बात की जा रही है, सेम सर्कल के सेक्टर की बात की जा रही है, तो दोनों का रेडियस बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या रह जाएगी, थीटा यहाँ रह जाएगा, 360 को आप इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 360, नीचे आएगा 3, तो 3 से 360 को कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 120। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120। ठीक है, इसके लिए आपको याद क्या करना है, देखो सिंपल, मैंने आपको बताया आपको दो चीज़ें याद करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सर्कल। सेक्टर भी नहीं याद करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल ये याद है ऑलरेडी πr², तो θ/360 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये जो सर्कल होता है इसका जो सारा जो टोटल कोण होते हैं, देखो ये 90 होता है, ये हिस्सा 90 हो गया, 90, तो ये टोटल सर्कल का जो कोण होता है 360, और हमको एक पार्ट यानी कि एक थीटा निकालना है, एक हिस्सा निकालना है उसका, तो θ/360 ऐसे लिखेंगे और हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता। क्या दिया है, यदि P ऑफ E इक्वल टू 0.935 है तो P0E, मतलब कि अगर किसी इवेंट के होने का, किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे को दी है 0.935, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए किसी चीज़ के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है टोटल, वो 1 होता है। कुछ होगा या नहीं होगा, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। और एक चीज़ और इसमें भी याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 से ऊपर कभी भी नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देखिए आपको क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया है आपको, P दिया है आपको 0.935, और आपको निकालना है P0E। हम इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, नॉट मतलब नहीं होना। तो मैंने क्या बताया आपको, PE और P0E का सम हमेशा 1 होता है। तो हम इसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे, तो यहाँ से हमारा P0E का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो PE है इधर आएगा और माइनस हो जाएगा, तो हमने यही लिखा P0E क्या होगा, 1 माइनस दिस। अब 1 में से अब आप सोचेंगे भाई 0.935 कैसे माइनस होगा,
तो इस चीज़ में बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। आप 9.935 में से 1 को माइनस कर देते हैं और 934 निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 1 का मतलब क्या, देखो 1 जो है पॉइंट में समथिंग कुछ भी दिया तो 1 हमेशा उससे बड़ा है, ठीक है। तो आपको 1 को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे इसके बाद पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस थे ना, तो 1 को आप पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट कर लो और उसके बाद उसे माइनस कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1.000 और माइनस करेंगे 0.935। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 5 गया तो 5 बचा, 0 में से 3, अब यहाँ क्या बचा, 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और ये 0 कैरी गया तो यहाँ 9 में से 9 गया तो 0। तो आंसर आएगा आपका 0.065 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मेन चीज़ जो मैंने बोली आपको याद क्या रखना है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से, जो प्रोबेबिलिटी होगी हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आ भी जाता है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। कोई एक पासा है, उसको एक बार फेंका गया है, तो उसमें सम संख्या प्राप्त होने का प्रायिकता क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है। तो क्या होता है इवन नंबर, वे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर बोलते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं हमारे ऑड नंबर, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एक डाइस को फेंका गया है, थ्रो किया गया है एक डाइस को, तो जब भी डाइस थ्रो किया जाएगा उस पर कितने नंबर होते हैं, जो पासा आपने देखा होगा ना उस पर कितने नंबर होते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इवन नंबर क्या होंगे, जो 2 के टेबल में आते हैं, यानी कि 2 4 और 6, ये होंगे इवन नंबर। अगर वो ऑड नंबर बोल देता तो ऑड नंबर आपके होंगे 1 3 और 5। ऑड नंबर क्या नंबर होते हैं, वे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो इवन नंबर पूछे या ऑड नंबर पूछे, दोनों 3 3 होंगे जब हम पासे को फेंक रहे हैं। बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है। कभी कभी क्वेश्चन वो प्राइम नंबर भी पूछ लेता है। तो प्राइम नंबर क्या होंगे, 2 3 और 5। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कंसेप्ट और याद रखिएगा कि जो 2 होता है वो इकलौता सम नंबर भी होता है, यानी इवन भी होता है नंबर वो, और वो प्राइम भी होता है। बाकी का कोई भी प्राइम नंबर होगा तो हमेशा ऑड होगा। जैसे अगर आप किसी और प्राइम नंबर की बात करें 5 से बड़ा, तो वो हो जाएगा 7 11 13 17 19, इस तरीके से नंबर होंगे। कोई भी नंबर इवन नहीं होगा। तो प्राइम नंबर केवल 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। बाकी सारे प्राइम नंबर हमेशा ऑड होते हैं, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में देखिए, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर देखो कितने इसके अंदर, टोटल इवन नंबर ऊपर रखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर कितने आ सकते हैं डाइस पे, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर इवन कितने थे, 2 4 और 6, यानी कि टोटल नंबर कितने, 3 को ऊपर रखा। और टोटल डाइस पे नंबर कितने आ रहे थे भाई, टोटल डाइस पे नंबर क्या क्या आ रहे थे, ये आ रहे थे आपके 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 नंबर। तो हम ऊपर रखेंगे 3, नीचे रखेंगे 6, कैंसिल किया, 3 1 3, 3 2 6, और ये आ गया 1/2। देखो जब भी कोई नंबर आता है, अगर वो कैंसिल हो सकता है तो आप कोशिश करेंगे उसको कैंसिल करना है आपको, ठीक है। अगर वो किसी के टेबल में आ रहा है तो आपको उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखना होता है, ठीक है। आंसर तभी करेक्ट माना जाता है। बड़े बड़े फॉर्म्स में नहीं लिखना है कि 100 ऊपर आ गया 500 नीचे आ रहा है तो 100/500 लिख दिया, नहीं, उसको काट के 1/5 कर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अब मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन के अंदर वो इवन ना पूछ के ऑड पूछता, तब भी आपका आंसर 1/2 होता। क्यों, क्योंकि ऑड भी 3 ही है, 1 3 और 5, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। अगर मान लो ऑड ना पूछ के वो प्राइम पूछता कि भाई प्राइम नंबर कितने, तब भी आपके प्राइम नंबर 3 ही होते, 2 3 और 5, तो यानी कि 3 नंबर होते, तो 3/6 इज 1/2। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी कभी अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अगर मान लो वो पूछ लेता कि नंबर लेस देन 4, तो लेस देन 4 भी 3 होते, 1 2 3। वो पूछता नंबर ग्रेटर देन 3, तब भी 3 होते, 4 5 6। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आंसर 1/2 ही आएगा। मान लो वो पूछ लेता कि नंबर ग्रेटर देन 5, अगर वो ग्रेटर देन 5 पूछता तो हम पे केवल एक नंबर रहता 6, तो हमारा आंसर होता 1/6, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर तो डाइस पे है 6, मगर हमारा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1। अगर वो पूछता कि नंबर लेस देन 3, अगर वो पूछता है नंबर लेस देन 3, तो लेस देन 3 क्या है, 1 और 2। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती, ऊपर हमारा यहाँ पे इस केस में आता 2 और नीचे हमारा आता 6, तो हम इसको काटते तो आंसर आता 1/3। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्या पूछा गया है।
बाकी डाइस के क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी चैप्टर है, एग्जाम से पहले उसको ज़रूर कर लेना, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। आई होप आपको अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम कुछ और नए क्वेश्चन करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा, रिवाइज़ कीजिए, रिपीट कीजिए, समझिए, कुछ चीज़ों को याद भी कीजिए, तभी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ए फॉर एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कोई डाउट रहेंगे तो आप उनको मुझसे पूछते रहेंगे और मैं आपकी इसी तरीके से हेल्प करता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।